हेलो दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज 18 जून है। आज ये इनिशिएटिव हमने 15 जून से शुरू किया है। अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन स्टिल गो बैक, पॉज द वीडियो हियर और आप 15 जून से शुरुआत कर सकते हैं। नाउ आज बिफोर आई स्टार्ट द सेशन टुडे, एक बहुत ही बेसिक चीज पे 1 मिनट बात करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। सी you've seen कि पिछले 3 दिन में we worked on different models of presenting these current affairs, right? So यहाँ पे हम एक प्रोसेस इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। Now what is maximum benefit? इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती है। A lot of you may think कि if I give you content, आपका टाइम सेव हो, right? That is the best content। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Now होता क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2-3 साल में सिलेक्शंस हुई हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम टच में हैं, सभी से, एंड वीव जस्ट बीन थिंकिंग, वीव बीन एनालाइजिंग द पैटर्न्स एंड वीव कम टू अ कंक्लूजन दैट लेट्स से कि 5 से 8 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं हर साल। वाई इज इट दैट उनमें से सिर्फ 10,000 के आसपास ही मेंस लिख रहे हैं? वाई इज इट कि उनमें से और कम परसेंटेज है जिसका इंटरव्यू हो रहा है? रीजन क्या है? सिर्फ 1-2% सिलेक्शन रेट क्यों है? बिकॉज दिस इज वेयर द डिफरेंशिएशन हैपन्स। मार्केट में किताबें बहुत हैं, मार्केट में वीडियोज बहुत हैं, इसका मतलब है सबके पास सिलेक्शन जानी चाहिए, नॉलेज सबके पास है, लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है? जिसने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, राइट? सो व्हाट वी आर गोना डू इज हम 2 लेवल्स पे काम करेंगे। एक तो हर रोज हम न्यूज की बात करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट न्यूज, उनसे एसोसिएटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग योरसेल्फ। जब तक आप न्यूज के पास नहीं जाएंगे ना, आप यूपीएससी के पास नहीं पहुंच सकते। इट नेवर वर्क्स कि बहुत सारी न्यूज आपके पास आए, यूपीएससी आपके पास नहीं आता। यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू वर्क फॉर न्यूज, दैट इज व्हेन यू रीच यूपीएससी, राइट? सो पहले लेवल पे हर रोज 5 न्यूज और उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स हम आपको दे देंगे कि इन चीज पे आप काम कीजिए, ठीक है? और आप उसको पढ़िए। एट द एंड ऑफ द वीक, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक लेवल 2 पे खुद का ना एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि मैंने कितना इंप्रूव किया है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता ही नहीं होता इफ यू इंप्रूव्ड और नॉट। सो बाय द एंड ऑफ द वीक वील गिव यू अ पीडीएफ, उस पे ये सभी चीजें डिस्कस्ड होंगी एंड एलैबोरेटली। सो यू असेस योरसेल्फ, आप मैच करो कि कितना आपने देखा है और कितना उस पीडीएफ में लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल सी विद इन अ मंथ और सो ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी कि आपके पास जो डेटा होगा हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा हो, राइट? सो द मोमेंट यू रीच दैट स्टेज, दैट इज व्हेन यू नो कि यस, नाउ यू आर एट पार विद द एस्पिरेंट हु कुड हैव सिक्योर्ड रैंक 1, राइट? और हु कुड हैव सिक्योर्ड व्हाटएवर इज दैट दे आर प्लानिंग टू अचीव, राइट? सो इसके बारे में बात करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे, ठीक है? तो 5 इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है? पहला, आपको पता है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है कि इंडिया बिल्कुल ही इलेक्ट हो चुका है अनअपोज्ड एज वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, ठीक है? दूसरी न्यूज कौन सी है कि कोरोना वायरस से जो डेथ्स हैं उसके नंबर में राइज है। यहां पे भी आपको कुछ चीजें सोचनी चाहिए थी एंड आई विल कम टू इट, क्या सोचना चाहिए था। थर्ड चीज कि मणिपुर में कुछ रिजीम चेंज की बात हो रही है, बिकॉज लेट्स से कि मुझे नहीं पता व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ एमएलएस कहीं और जाने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या थॉट आना चाहिए था, इस पर भी मैं बात करूंगी। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और आरबीआई को बोला है भाई ये जो मोरेटोरियम स्कीम है इसको आप रिव्यू कीजिए, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। एंड द लास्ट थिंग कि सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट आई है कि राइट टू रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है, आपको क्या सोचना था, शायद सभी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल चीजों से थोड़ी सी टफ चीज पे जाएंगे। सबसे पहली चीज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी एनालिसिस आपको बाय द एंड ऑफ वीक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सो यू कंपेयर योरसेल्फ देन। पहला है कोरोना वायरस। देखो, अब मैंने कोरोना वायरस पे पिछले 3 वीडियोज में 2 बारी डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों पे आपने ध्यान देना है। लेकिन द मोमेंट आई लिसन टू कोरोना वायरस ना, मुझे सबसे पहले सोचना चाहिए कोरोना वायरस, इज दिस समथिंग न्यू? अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो यू विल सी कि देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स। कोरोना वायरस बहुत से टाइप्स का है और आप देखोगे कि उसमें से कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि पहले भी हार्मफुल रहे हैं। और आज जो कोविड वाला जो आप आजकल न्यूज में सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप। तो इन टाइप्स पे यूल हैव टू वर्क, ठीक है? कि कौन कौन से टाइप्स की यहां बात हो रही है। सिंपल, ये आपका बेसिक दिमाग में आना चाहिए, थॉट ही इससे शुरू होना चाहिए। सेकंड जो चीज न्यूज में है कि डेथ के काउंट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कैसे पता लग रहा है?
टेस्ट से पता लग रहा है, तो दोनों टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट गो बैक एंड चेक आउट कि कौन कौन से टेस्ट की बात है। डोंट वरी, विल गिव यू द PDF, एवरीथिंग विल बी रिटन, बट गो एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। एक एक पेज में इनके नोट्स आपके बन जाने चाहिए। एक और चीज, अब आप देख रहे हो कि डेथ्स का काउंट बढ़ रहा है राइट। सो यहाँ पे होता क्या है, एक ना यहाँ पे छोटा सा जो न्यूज आजकल बहुत ज्यादा है कि डेथ की काउंट्स में दिक्कतें आ रही हैं, राइट। सडनली काउंट बढ़ जाता है, सडनली घट जाता है। मुद्दा क्या है यहाँ पे कि पहले क्या हो रहा था कि आपको 14 दिन के लिए इन ऑब्जर्वेशन रखा गया, 14 दिन के बाद 2 बार टेस्ट किया जाता था टू सी इफ यू आर कोरोना फ्री। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा पैरामीटर बदल गया है, ठीक है। पैरामीटर क्या बदल गया है बहुत सारी जगहों में कि 14 दिन के बाद अगर आप सीरियस नहीं हो और इफ यू आर नॉट डेड, राइट, तो आपको कोरोना फ्री मान लेते हैं कि अगर आप माइल्डर वर्जन पे आ चुके हो तो यू आर कोरोना फ्री। अब वो जो बाद की जो रेपिटेटिव टेस्ट थे वो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि काउंट्स बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि रादर देन 14 दिन का गैप, आपको ये देखना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कितने लोग हॉस्पिटल से बाहर आए, इसका कुछ काउंट होना चाहिए रादर देन 14 दिन, ठीक है। अगर आप इसमें गूगल करोगे आपको और भी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। इसके बाद ना I want you to start thinking. Let's try to compare what is happening with other countries. For example, न्यूजीलैंड कह रहा है कि मैं तो हो गया ही एब्सोल्युटली कोरोना फ्री, है ना। न्यूजीलैंड कह रहा है भाई हमारे यहाँ तो कोरोना केसेस नहीं है, ऑल्दो सेकेंड वेव अभी आई है वहां। तो why is it that कहीं पे ऐसा खत्म हो रहा है और कहीं पे इंडिया में अभी भी बढ़ रहा है? तो कुछ तो डिफरेंसेस हैं, और रादर कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ कॉन्स्टेंटली अभी भी बढ़ रहा है। सो यू विल हैव टू कंपेयर कि क्या ये कंट्रीज एक्चुअली कंपेरेबल हैं, राइट। क्या इनका हेल्थ केयर सिस्टम कंपेरेबल है, क्या इनके रिसोर्सेज कंपेरेबल है, द नंबर ऑफ पीपल दे आर केटरिंग टू क्या वो कंपेरेबल है, द डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या इंडिया में एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट्स को डील कर रहा है इसलिए समय लग रहा है, क्या जिस कंट्री ने कोरोना मुक्त खुद को डिक्लेयर कर दिया है क्या वहां पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो कम है। तो इन चीजों पर जस्ट सोचो। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नो, यू विल स्टार्ट गेटिंग क्वेश्चंस एंड यू स्टार्ट टू गूगल देम, ठीक है। इवेंचुअली यू विल सी कि आपकी थॉट एक एब्सोल्युटली लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज हो जाएगी। अब अपनी सेकंड न्यूज पे आते हैं, ठीक है। इंडिया और यूएनएससी की मेंबरशिप। मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। वैसे तो यूएनएससी पे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कल, तो मुझे पता है क्या सोचना चाहिए था। अच्छा, यूएन की बात हो रही है, क्या यूएन के कितने ऐसे पैराडाइम्स है जो मुझे पता होने चाहिए। तो आप देखोगे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इफ यू गूगल, और आप देखोगे उनमें से एक है यूएनएससी, ठीक है, जिसके इलेक्शन की इंडिया बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के मेंबर्स हैं। तो आप देखोगे कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर यू शुड हैव थॉट कि इंडिया परमानेंट मेंबर के लिए सिलेक्ट हो रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, उसके लिए आपको एक आइडिया हो जाता। यहां से पता है सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए था, व्हाई नॉट अ परमानेंट मेंबर, इंडिया क्यों नॉन परमानेंट के लिए ही सिलेक्ट हो रहा है। तो आपको समझ में आता कि P5 की इंपॉर्टेंस क्या है, परमानेंट मेंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब मान लो कि इंडिया का, हाँ, अब इंडिया इलेक्ट हो गया, अब इंडिया को इसके बेनिफिट्स क्या है। अब आई होप आपको पता है कि 2 साल के लिए इलेक्शन है, ठीक है। और अब आपको ये सोचना है कि इंडिया अगर सिलेक्ट हो गया, मान लीजिए कि बिल्कुल सिलेक्शन हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया बिल्कुल अनअपोज्ड, अब इंडिया को बेनिफिट्स क्या है, क्या सारा पाथ रोजी है, क्या एब्सोल्युटली कोई चैलेंज नहीं है इंडिया के सामने। तो यू विल हैव टू गूगल कि अगर इंडिया को कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। और ना एक हमें दिक्कत हमेशा होती है कि वे फॉरवर्ड में क्या लिखे मैम। पता है आप क्यों सोच रहे हो, बिकॉज आपका जो थॉट है वो ओरिजिन खुद से नहीं हुआ। अगर आपका थॉट इतना इलैबोरेट होता ना तो आप ये सोचते अरे जो मेरा चैलेंज है उसका अगर मैं सोल्यूशन लिख दूं, मान लो मैं कह दूं कि मुझे रूट नहीं पता, ये मेरा चैलेंज है, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या हुआ कि भाई रूट के बारे में पता करो। तो आप बता दो भाई आप गूगल मैप से देख लो या किसी से पूछ लो ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, जो आपका चैलेंज है उसका सोल्यूशन ही तो आपका वे फॉरवर्ड है ना। दिस कम्स जब आप खुद सोचना शुरू करते हैं। सिमिलरली एक और अगली चीज पे आते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे रिजर्वेशन पे पहले क्या सोचना चाहिए था, क्योंकि टॉपिक कहता है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए था सबसे पहले मैं गूगल करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के बारे में क्या क्या कहता है, ठीक है। तो मुझे वो सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए जो कि रिजर्वेशन की बात करते हैं।
उसके बाद मान लो कि रिजर्वेशन के बारे में मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में पता है क्या आना चाहिए नेक्स्ट, कि रिजर्वेशन है, हमेशा ही इन न्यूज रहता है ना, लोग केस करते रहते हैं कि वाई दिस रिजर्वेशन टू देम, राइट, या वाई रिजर्वेशन नॉट टू देम और टू समबडी एल्स। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर होंगी, तो जजमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो थॉट बिल्कुल इंटरकनेक्ट हो रहा है कि न्यूज में ये आ रहा था कि क्यों जजमेंट्स, केस हुआ था, जजमेंट्स होंगी। तो 3 जजमेंट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट, अभी तो मैं आपको दे रही हूं, इवेंचुअली यू विल हैव टू फाइंड देम योरसेल्व्स। चंपकम दोराई जाजम जजमेंट, इंदिरा सहाने केस, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दे वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो बहुत बेसिक से आप इनके पहले पैराग्राफ्स भी अगर आप विकिपीडिया से पढ़ते हो, दैट शुड हेल्प, ठीक है। दिस इज व्हाट यू शुड हैव इन टोटलिटी, ठीक है। लेकिन जस्ट कभी कभी ना इन पे एसेज आ जाते हैं, तो स्टार्ट थिंकिंग कि आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए और आप एक सिविल सर्वेंट हो, क्या चैलेंजेस आएंगे आपके सामने कि जब आपको ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना। हमेशा खुद को उनकी शूज में रख के देखो, राइट, और जो भी चैलेंजेस आए उनके रेजोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, वे फॉरवर्ड। क्यों कह रही हूं, सोच के देखो, इवेंचुअली वील ऑल्सो ट्राई टू राइट सर्टन एसेस। जब आप कोई चीज सोचनी शुरू कर दो ना, परपेचुअली यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, राइट। अगली न्यूज पे आते हैं, आरबीआई, राइट, जो मोरेटोरियम में बहुत ज्यादा इन न्यूज रहा है। नाउ आई वांट यू टू गो एंड अंडरस्टैंड द मोमेंट एनी न्यूज चैनल सेज या एनीबडी सेज कि पेमेंट्स आप लेट दे सकते हो, क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो मैं 3 महीने अपनी पेमेंट्स ना करूं, तो 3 महीने पेमेंट्स पे जो भी इंटरेस्ट लगा मुझे, क्या मुझे वो देना है या मुझे नहीं देना है, राइट। इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इज इट ऑल टुगेदर फ्री या आपके कुछ चार्जेस हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो मुझे नहीं पता पर मैं न्यूज़पेपर फॉलो कर रही हूं, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए, कई बार ये न्यूज आई थी दैट पीपल आर चूजिंग टू पे देयर पेमेंट्स, व्हाई दे आर चूजिंग, ताकि उन्हें इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। सो नाउ यू सी कि चीजें काफी इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब एक और चीज कि ये जो मोरेटोरियम है ये सिर्फ इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है या इंस्टीट्यूशंस पे, ये सोचना भी इंपॉर्टेंट है। अब पता है मेरे दिमाग में थॉट कैसे आना चाहिए था, मुझे ये सोचना चाहिए था, अच्छा बैंक्स लोन दे रहे हैं, क्या बैंक सिर्फ इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं, बैंक तो इंस्टीट्यूशंस को भी लोन देते हैं, तो क्या ये मोरेटोरियम जो है कि आपको ईएमआईज ना पे करनी पड़े, इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होती है। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए थी एंड गो बैक एंड चेक इट आउट, ठीक है। उसके बाद क्या मुद्दे आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, न्यूज़पेपर बड़ा हुआ है, आप उससे एब्सोल्युटली देख सकते हैं। लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस समथिंग कॉल्ड स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होता है, किसी भी न्यूज से जिसको फर्क पड़ रहा है उसके इश्यूज देखते हैं। मान लो कि मोरेटोरियम वाली न्यूज है, तो मुझे पता है कि बैंक लोन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शंस में इन्वॉल्व है, और किसको दे रहे हैं, कस्टमर्स को। कस्टमर्स कुड बी एनीबडी, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे मुद्दे का एनालिसिस करना हो तो मुझे तीनों के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि एज अ बैंक का एम्प्लॉय मुझे क्या इशू आ सकते हैं, एज सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे क्या इशू आ सकते हैं, और एज कस्टमर्स मुझे क्या इशू आ सकते हैं, और फिर उन्हीं इश्यूज के रेजोल्यूशन सजेस्ट करो। तो स्टार्ट थिंकिंग, यू विल सी कि आपके आंसर्स अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है आज का, मणिपुर। Now कुछ changes हैं, we will not get into what changes हैं, but I want you to go back and study about a topic which is एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे आप कहते हो, उसको पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ना इस तरह से सोचो कि मान लो कि मैं एक पार्टी की मेंबर हूं और अब मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूं, क्या मेरा इंटेंशन काफी है या कोई लीगल प्रोविजंस भी हैं इसमें। अब समझ रहे हो, द मोमेंट आई थिंक ऑफ लीगल प्रोविजंस, मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे पास 2 स्टेजेस आएंगी अगर मुझे पार्टी चेंज करनी, या तो अभी मैं इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई, राइट, या मैं ऑलरेडी इलेक्शन के बाद ये डिसीजन ले रही हूं। तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इलेक्शन के बाद कितनी है, राइट। व्हेन आई से इलेक्शन के बाद, इसका मतलब लेट्स से कि मैं ऑलरेडी एमएलए एमएलसी या लोकसभा राज्यसभा की मेंबर हूं, क्या उसके बाद मैं बदल सकती हूं या उसके पहले पॉसिबिलिटी है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का ओरिजिन तो बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत बार पढ़ा होगा, आया राम गया राम कल्चर कहते हैं इसे, कि पीपल यूज टू, जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था तो पीपल जस्ट यूज टू चेंज देयर पार्टीज एज इट इज। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये आर्टिकल या रादर ये प्रोविजन लेके आए गए, राइट। सो आपको पता होना चाहिए इसके प्रोविजंस क्या है, ठीक है। तो पढ़ो इसको, जो भी आपको डाउट्स होते हैं, राइट, यू कैन ऑलवेज राइट इन कमेंट सेक्शन और यू विल एनीवे गेट द पीडीएफ्स। अगेन अगर मान लो कि किसी पे एंटी डिफेक्शन लगे या ना लगे, राइट, इसको डिसाइड कौन करेगा, राइट। मैं तो नहीं कर सकती कि अच्छा आपने ऐसे किया तो यू शुड बी
डीबार्ड या एनी अदर प्रॉब्लम जो कि है, तो देयर हैज टू बी एन अथॉरिटी। कौन है इसकी अथॉरिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ जैसे कि मैं कह रही हूं कि थॉट प्रोसेस इवॉल्व करें, आपने इसको सोचिए कि क्या ये प्रोविजन सही है। मतलब एक तरह से मैं ये भी सोच सकती हूँ कि इट इज अप टू मी विच एवर पार्टी आई वॉन्ट टू बिलोंग, राइट। तो अगेन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, वाई शुड आई बी स्क्रूटनाइज्ड अंडर एंटी डिफेक्शन। लेकिन ये भी तो उतना सही है कि एक बार व्हेन यू आर इलेक्टेड हाउ कैन यू चेंज, बिकॉज आपको जनता ने उस पार्टी का मेंबर या उस पार्टी की जो भी सोच है उसको देखते हुए सिलेक्ट किया है, तो वो भी सही है। तो ना दोनों के पॉइंट सोचना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हो तो क्या चैलेंजेस हैं, तो क्या मुद्दे हैं, अगर ये ना एग्जिस्ट करे तो क्या मुद्दे हैं, एंड एज यूजुअल रेजोल्यूशंस दो यू विल सी दैट यू विल कम अप विद एन आंसर। ठीक है, तो कीप ऑन कंटिन्यू इन दिस एक्सरसाइज, स्टार्ट बिल्डिंग योर थॉट, स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट इंटरकनेक्टिंग एवरी न्यूज दैट यू हियर। द नेक्स्ट टाइम यू हियर अ न्यूज कि किसी ने पार्टी बदली या देयर इज सम चेंज इन दी इलेक्शंस, तो आप देखो क्या एंटी डिफेक्शन की वजह से है या नहीं है। जो ये मणिपुर की न्यूज है, चेकआउट क्या एंटी डिफेक्शन लग भी रहा है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज से ना हर न्यूज को, हर एक इवेंट को इंटरकनेक्ट करेंगे, राइट, फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड यू विल सी, योर नॉलेज एंड योर thought process will actually increase by leaps and bounds, and we can assure you that। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा है पहला लेवल हो चुका है, आपको एब्सोल्यूट चीजें बता दी गई करने वाली। नेक्स्ट लेवल में यू विल कंपेयर योर सेल्फ विद द प्रीक्योर एंड एनालिसिस दैट विल गिव यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।